नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ हम स्टैटिक जीके को भी सॉर्ट आउट करते हैं। तो नज़र डाल लेते हैं सारणी पर किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल 35 क्वेश्चन हैं। खेल की बात करें तो खेल से हमने 9 क्वेश्चन लिए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 6 क्वेश्चन लिए गए हैं। स्थान से 4 क्वेश्चन हैं। पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार से 2 क्वेश्चन लिए गए हैं। रक्षा से 1 क्वेश्चन लिया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 3 क्वेश्चन है। योजना से 1 क्वेश्चन लिया गया है। इवेंट की बात करें तो इवेंट से 3 है और विविध से 6 क्वेश्चन है। टोटल 35 क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं हम खेल के साथ में। पहला सवाल देखते हैं खेल का आज का। हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का पुरुष टीम का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन देखते हैं। ए है श्रीलंका, बी है नेपाल, सी है भारत और डी है भूटान। तो खो खो विश्व कप की बात करें दोस्तों तो ये पहली बार इसका वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था और इसका आयोजन की बात करें तो कहाँ हुआ था? भारत में। और इसका चैंपियन कौन बना है? भारत। ठीक है। तो इसके आयोजन की बात करें हम तो इसका आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। कब से कब तक? 13 जनवरी से 19 जनवरी तक। कहाँ पर किया गया था? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। भारत ने नेपाल को फाइनल मुकाबले में 54-36 से हराकर पहला खो खो विश्व कप अपने नाम किया है। और इस भारतीय टीम के कप्तान की बात की जाए तो भारतीय टीम की अगुवाई कौन कर रहे थे? प्रतीक वाईकर। क्लियर है। तो पहला जो विश्व कप हुआ था 2025 का, कहें या फिर हम पहली बार ही इसका आयोजन किया गया था तो भारत में किया गया था। भारत की बात करते तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था, जो कि 13 जनवरी से 19 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। और इसमें भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर ये अपने नाम कर लिया है। और भारतीय टीम के कप्तान की बात करें तो प्रतीक वाईकर जो है भारतीय टीम की अगुवाई कर रहे थे। क्लियर है। आगे देखते हैं। हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 महिला टीम का खिताब किसने जीता है? ए है भारत, बी है दक्षिणी कोरिया, सी है नेपाल और डी है मलेशिया। तो पुरुष वर्ग में किसने जीता था? भारत ने जीता था। और महिलाओं में भी अपने भारत ने ही ये वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है। और इसके आयोजन की बात करें तो वही इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था। और इसका आयोजन 14 जनवरी से 19 जनवरी, जो पुरुषों का था वो 13 जनवरी से 19 जनवरी तक आयोजन किया गया था, जबकि महिलाओं का एक दिन लेट शुरू हुआ था, जो कि 14 जनवरी से 19 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया था। और फाइनल की बात करें तो फाइनल में नेपाल को ही हरा करके कितने अंतर से हराया था? 78-40 के अंतर से हरा करके भारत की महिला टीम ने भी ये विश्व कप जीत लिया है। और भारतीय टीम की कप्तान की बात करें महिलाओं की तो प्रियंका इंगले हैं। ये भारतीय टीम की महिलाओं की तरफ से अगुवाई कर रही थी। क्लियर है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है? ए है मोहम्मद कैफ, बी है सितांशु कोटक, सी है वसीम जाफर और डी है VVS लक्ष्मण। तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का जो बैटिंग कोच है वो किसे नियुक्त किया गया है? सितांशु कोटक को। और मुख्य कोच कौन है? गौतम गंभीर जी। ठीक है। इनकी बात करें सितांशु कोटक जी की तो ये सौराष्ट्र के पूर्व कोच भी रह चुके हैं। इसके अलावा भारतीय ए टीम के भी कोच हैं ये। तो इनको अभी भारतीय जो पुरुष क्रिकेट टीम है, मेन टीम जो है, उनका बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। क्लियर। आगे देखते हैं। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन देखते हैं। ए है ली चेउक यू, बी है चिराग सेठी, सी है विक्टर एक्सेलेसन और डी है सात्विक साईराज। तो इंडिया ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेलेसन, जो कि डेनिश खिलाड़ी हैं। इनके द्वारा ये टूर्नामेंट का खिताब जीता गया है। और इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? KD जाधव इंडोर हॉल, जो कि नई दिल्ली में, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। क्लियर। आगे देखते हैं। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन देखते हैं। ए है P चोचुवोंग, बी है N से यंग, सी है अरीसा इगारासी और डी है आयाको सकू रामोतो। तो अपने बात करें इंडिया ओपन बैडमिंटन में महिला एकल का खिताब की तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है? N से यंग, ये कोरियाई खिलाड़ी है। इनके द्वारा
इंडिया ओपन बैडमिंटन में महिला एकल का खिताब जीता गया है। क्लियर, आगे देखते हैं। हाल ही में अंडर 19 विमेन्स T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कहाँ हुई है? ए है मलेशिया, बी है भारत, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और डी है सऊदी अरब में। तो अंडर 19 विमेन्स T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मलेशिया में। ठीक है, और ये दूसरा संस्करण है। इससे पहले जो पहला संस्करण हुआ था वो किसने जीता था? भारत ने ही जीता था। और अब की बार इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मलेशिया में किया जा रहा है। कब से कब तक? 18 जनवरी से 2 फरवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और इस प्रतियोगिता में 16 टीमें हिस्सा ले रही है। और अंडर 19 में जो पहला वीमेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारत ने इंग्लैंड को हराकर ये जीता था। क्लियर, आगे देखते हैं। हाल ही में टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ए है कार्लोस अलकराज, बी है राफेल नडाल, सी है नोवाक जोकोविच और डी है रोजर फेडरर। तो टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा जो ग्रैंड स्लैम मैच खेला है वो किसने खेले हैं? नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के हैं। इनके द्वारा 430 कितने? 430 ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले रोजर फेडरर के था 429, इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। और अब ये 430 ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले इतिहास के पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है, उस समय इनके द्वारा ये रिकॉर्ड तोड़ा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? ए है विदर्भ, बी है कर्नाटक, सी है रेलवे और डी है हरियाणा। तो विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें दोस्तों, ये क्रिकेट की ट्रॉफी है और इसमें 2024-25 की बात करें तो कर्नाटक ने जीता है और ये 5वीं बार जीता है इनके द्वारा। ठीक है, विदर्भ को हराया है तो सेकंड पर ये थे, फर्स्ट रैंक जो थी वो कर्नाटक की थी और ये 5वीं बार कर्नाटक द्वारा विजय हजारे ट्रॉफी पर कब्जा किया गया है। क्लियर, आगे देखते हैं। हाल ही में दिव्यांग चैंपियन ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? ए है भारत, बी है इंग्लैंड, सी है साउथ अफ्रीका और डी है बांग्लादेश। तो दिव्यांग चैंपियन ट्रॉफी की बात करें हम तो इसमें भारत ने इंग्लैंड को हराकर ये दिव्यांग चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की है। इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा था? कोलंबो, श्रीलंका में। क्लियर, आगे देखते हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? ए है जस्टिस दीपक मिश्रा, बी है जस्टिस के विनोद चंद्रन, सी है जस्टिस अशोक गांगुली और डी है जस्टिस विनोद कुमार। तो सुप्रीम कोर्ट का जो नया जस्टिस के रूप में शपथ ली है वो किसने ली है? जस्टिस के विनोद चंद्रन ने। जस्टिस के विनोद चंद्रन जी की बात करें तो ये पहले पटना हाई कोर्ट के 44वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ठीक है, 44वें मुख्य न्यायाधीश थे ये पटना हाई कोर्ट के। अब इनको सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया गया है। किनको? विनोद चंद्रन जी को। क्लियर, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के
एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए है विनोद कुमार, बी है अशोक चंद्रा, सी है अखिलेश कुमार और डी है शैलेश कुमार। तो पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का जो एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? अशोक चंद्रा जी को। क्लियर? आगे देखेंगे, हाल ही में सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का महानिदेशक यानी कि डीजी किसे नियुक्त किया गया है? ए है कुलदीप सिंह, बी है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, सी है विपुल कुमार और डी है अनीश दयाल। तो सीआरपीएफ का जो नया महानिदेशक नियुक्त किया गया वो किसे किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को। इनसे पहले विपुल कुमार थे, ये कार्यवाहक थे, और इनसे पहले अनीश दयाल जी थे, ये रिटायर हो गए थे। इनके बाद विपुल कुमार जी को कार्यवाहक महानिदेशक बनाया गया था। अब परमानेंट के रूप में सीआरपीएफ के जो नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। बात की जाए सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ का स्थापना की बात करें हम तो 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्य अधिकारी होता है वो कौन होता है? महानिदेशक ही होता है, डीजी होता है। ठीक है, और कौन है अभी? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। क्लियर? आगे देखें, हाल ही में बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ए है पंकज मित्तल, बी है सुधीर सिंह, सी है न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और डी है एमएस पांडे जी। तो बीसीसीआई का जो नया लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी को। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, अब इनको बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए है विनीत जोशी, बी है अभिजीत मजूमदार, सी है नृपेंद्र मिश्रा और डी है विपुल अग्रवाल। तो पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया वो किसे किया गया है? नृपेंद्र मिश्रा जी को। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ए है जो बाइडेन, बी है डोनाल्ड ट्रंप, सी है कमला हैरिस और डी है जेडी वाइंस। तो 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? डोनाल्ड ट्रंप। इनकी पार्टी की बात की जाए तो रिपब्लिकन पार्टी से हैं। और उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? जेडी वेंस, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इनसे पहले जो बाइडेन थे और कमला हैरिस के साथ इनका मुकाबला था रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप साहब की थी, और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से थी कमला हैरिस, और 46वें जो राष्ट्रपति थे वो जो बाइडेन थे। क्लियर है? आगे बात करेंगे, स्थान से संबंधित क्वेश्चन अभी। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए है अहमदाबाद, बी है लुधियाना, सी है जयपुर और डी है वडनगर। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन की बात करें तो कहाँ पर? वडनगर में, वडनगर गुजरात में। ठीक है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और गुजरात सरकार द्वारा वडनगर में एक अत्याधुनिक पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का अनावरण किया गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री किसने किया है? अमित शाह जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कहां पर? वडनगर गुजरात में। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को मासिक पेंशन प्रदान करने की घोषणा की है? ए है तमिलनाडु, बी है राजस्थान, सी है कर्नाटक और डी है ओडिशा। तो आपातकाल 1975 से 77 के दौरान जो लोग जेल में गए थे, ओडिशा के लोग जो थे, उनको प्रति माह 20,000 रुपये 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा ओडिशा सरकार द्वारा की गई है। ठीक है, 1975 से 77 तक जो आपातकाल लगा था, उस समय जो ओडिशा के लोग जो थे वो जेल में गए थे, उनको अब ओडिशा सरकार द्वारा 20,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की गई है। क्लियर? आगे देखें, ओडिशा है ना। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा
महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ए है केदारनाथ, बी है हरिद्वार, सी है नासिक और डी है प्रयागराज। तो विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? प्रयागराज में। ठीक है। झुंसी हवेलियों प्रयागराज उत्तर प्रदेश के तपोवन आश्रम में विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया। कहाँ पर? तपोवन आश्रम प्रयागराज में। क्या महत्व है इसका? श्रद्धालुओं को भगवान शिव की उच्च चेतना से जोड़ना है और मृत्यु, बीमारी और खतरों के डर को दूर करना है, साहस, सकारात्मकता और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। ठीक है। तो ये जो है ये प्रयागराज में स्थापित किया गया है विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र। आगे देखते हैं। हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए है मुंबई, बी है काठमांडू, सी है कोलंबो और डी है ढाका। तो एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर की बात करें तो ये मुंबई में कहाँ पर? नवी मुंबई। नवी मुंबई में लगभग 9 एकड़ में है ना? कितने एकड़ में? 9 एकड़ में। और लागत की बात करें तो 200 करोड़ के आसपास इसकी लागत लगी है और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए है सिंगापुर, बी है मलेशिया, सी है मालदीव और डी है श्रीलंका। तो तरुण दास जी को सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी बात करें तो भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक हैं तरुण दास जी और इनको सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो गैर सिंगापुर निवासियों के लिए एक प्रतिष्ठित सम्मान है। ठीक है। और यह पुरस्कार सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं थर्मन शानमुगारत्नम द्वारा प्रदान किया गया है। क्लियर है। आगे देखते हैं। हाल ही में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता है? ए है राकेश दुगल, बी है मनोज पांडे, सी है उर्वशी सिन्हा और डी है मीना भारती। तो गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 की बात की जाए तो उर्वशी सिन्हा जी को। ठीक है। इनकी बात करें उर्वशी सिन्हा जी की तो ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रकाश और पदार्थ भौतिकी विभाग में ये कार्य करती हैं। ठीक है। प्रोफेसर है वहाँ पर और इनको क्वांट कंप्यूटिंग और विज्ञान में उनके योगदान के लिए मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन कैम्ब्रिज यूके द्वारा ये गेट्स कैम्ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। रक्षा से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया युद्ध अभ्यास कौन सा है? डेविल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है मानवीय सहायता मिशनों का संचालन करना, बी है अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधनों का विस्तार करना, सी है नई तकनीकों का परीक्षण करना और डी है युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना। तो क्या होगा? युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना। इसका आयोजन की बात की जाए तो उत्तरी राज्यों में इसका आयोजन किया जा रहा था और भारतीय सेना ने 16 से 19 जनवरी तक डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया गया। कब से कब तक? 16 से 19 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। यह संयुक्त अभ्यास में शीर्ष हवाई सैनिक शामिल हैं और इसे युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है। तो कौन सा युद्ध अभ्यास है? डेविल स्ट्राइक है, जो कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है। आगे देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। हाल ही में भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है। उस मिशन का नाम क्या है? ए है गगनयान, बी है मंगलयान, सी है स्पेडेक्स और डी है चंद्रयान 4। तो कौन सा है? स्पेडेक्स। भारत ने स्पेडेक्स मिशन के तहत सफलतापूर्वक अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल की है। इससे पहले की बात की जाए तो ये भारत चौथा देश बना है। इनसे पहले विश्व का भारत चौथा देश है। इनसे पहले रूस, अमेरिका और चीन द्वारा ये कारनामा
किया जा चुका है और भारत इस लिस्ट में शामिल हो गया है, जो कि चौथा देश बन गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर तीसरे लॉन्च पैड यानी कि TLP तीसरा लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी है। ए है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, बी है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, सी है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और डी है UR राव सैटेलाइट सेंटर। तो तीसरा लॉन्च पैड को मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, वो कौन सा है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। पहले दो की बात करें तो पहला लॉन्च पैड यानी कि फर्स्ट लॉन्च पैड FLP यह 30 वर्षों से परिचालन में है और जिसका जो कार्य है वो PSLV और SSLV का समर्थन करता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा लॉन्च पैड की बात की जाए यानी कि सेकेंड लॉन्च पैड जो 20 वर्षों से परिचालन में है और ये मुख्य रूप से GSLV और LVM-3 का समर्थन करता है और इसके साथ साथ ये गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की तैयारी भी कर रहा है। कौन सा? दूसरा जो लॉन्च पैड है SLP, ये गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, उसकी तैयारी भी ये कर रहा है। ठीक है, तो अब तीसरा लॉन्च पैड की घोषणा हो चुकी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ये कहाँ पर? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसको हम TLP के नाम से जानेंगे। किस नाम से? TLP। फर्स्ट जो था वो FLP यानी कि फर्स्ट लॉन्च पैड, सेकंड जो है वो SLP यानी कि सेकंड लॉन्च पैड और जो तीसरा की अभी मंजूरी प्रदान की है वो कौन सा है? TLP यानी कि थर्ड लॉन्च पैड। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? ए है चीन, बी है भारत, सी है फ्रांस और डी है जापान। तो ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन जो किया है, विकसित किसने किया है? अपने देश ने। ठीक है, और इसकी क्षमता की बात की जाए तो ये लगभग 1200 हॉर्स पावर की क्षमता है इसमें, ये देख सकते हैं आप। इसको अभी विकसित कर लिया गया है। आगे देखते हैं, योजना से सवाल एक। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे हैं? ए है 60 लाख, बी है 65 लाख, सी है 75 लाख और डी है 85 लाख। तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अभी 65 लाख, कितने? 65 लाख, 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे गए हैं। इनकी बात की जाए तो ये 10 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 जिलों के लगभग 50,000 गांवों में ये स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे गए हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। इवेंट से हैं ये। हाल ही में साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए है प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, बी है गृह मंत्रालय और नीति आयोग, सी है रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना और डी ऑप्शन में है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इसरो द्वारा। साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा। क्या उद्देश्य है इसका, ये भी जान लेते हैं। भारत की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है और अधिक सुरक्षित डिजिटल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य करना है। ठीक है, तो इसको अभी लॉन्च किसने किया है? प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया गया है? ए है ज्योतिरादित्य सिंधिया, बी है राजनाथ सिंह जी, सी है चिराग पासवान जी और डी है अमित शाह जी द्वारा। तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च की बात की जाए तो राजनाथ सिंह जी। कौन है? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 77वें यानी कि 77वें सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को समारोह के दौरान इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्या उद्देश्य है इसको लॉन्च करने का? कि भारत के समृद्ध सैन्य इतिहास तक सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाना है और साथ ही भारत की रक्षा विरासत के बारे में नागरिकों को शिक्षित करना के लिए एक व्यापक पहल का हिस्सा बनाया गया है। ठीक है, तो इसको अभी किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह जी द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? ए है जयपुर, बी है प्रयागराज, सी है नई दिल्ली और डी है मुंबई। तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 के आयोजन की बात की जाए तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में
कहाँ पर? भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, इस एक्सपो को भारत में सबसे बड़ा मोबिलिटी इवेंट माना जाता है, जिसमें 34 से अधिक वैश्विक वाहन निर्माताओं के 100 से अधिक वाहन लॉन्च होंगे। ठीक है, क्या उद्देश्य है कि भारत के बढ़ते ऑटोमोटिव क्षेत्र में इलेक्ट्रिक और टिकाऊ प्रगति को बढ़ावा देना ही इस इवेंट का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य रहा है। कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में भारत मंडपम में। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। अभी विविध से हैं, हाल ही में प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ए है गो प्लास्टिक, बी है नो प्लेट नो बैग, सी है वन प्लेट वन बैग और डी है नो प्लास्टिक। तो अभी प्रयागराज में जो महाकुंभ लग रहा है उसके लिए जो प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए जो अभियान शुरू किया गया है वो वन प्लेट वन बैग। कौन सा? वन प्लेट वन बैग अभियान की शुरुआत की गई है। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025 पर भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का शुभारंभ किसने किया? ए है अमित शाह, बी है नरेंद्र मोदी, सी है निर्मला सीतारमण और डी है पीयूष गोयल। तो किसने किया इसको उद्घाटन? पीयूष गोयल जी दोबारा। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2021 इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि प्रतिवर्ष 16 जनवरी को ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को 2021 से मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत किसने की है? ए है नरेंद्र मोदी जी, बी है द्रौपदी मुर्मू जी, सी है ओम बिड़ला जी और डी है जगदीप धनखड़ जी। तो किसने की है मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत? ओम बिड़ला जी, लोकसभा अध्यक्ष हैं ये। जगदीप धनखड़ जी की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के पदेन सभापति भी हैं। ठीक है, मोदी जी प्रधानमंत्री और द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन से वेतन आयोग बनाने की मंजूरी प्रदान की है? ए है 7वें, बी है 8वें, सी है 9वें और डी है 10वें। तो केंद्र सरकार द्वारा अभी 8वें वेतन आयोग बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी गई। ठीक है, ये जो 7वां वेतन आयोग है 2016 में शुरू हुआ था, अभी जो ये खत्म हो रहा है ये 31 दिसंबर 2025 तक खत्म हो रहा है, यानी कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं। हाल ही में पूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ए है अवनी लेखरा, बी है नीरज चोपड़ा, सी है मनु भाकर और डी है पीवी सिंधु। तो पूमा इंडिया द्वारा जो नई ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो पीवी सिंधु जी को बनाया गया है। क्लियर है? अंतिम सवाल देखते हैं आज का। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ए है अंडमान, बी है मिजोरम, सी है केरल और डी है तमिलनाडु। तो जो वर्जिन नारियल तेल है उसको जीआई टैग मिला है वो अंडमान निकोबार के मिला है। ठीक है, क्लियर? थैंक यू दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।